A very good morning to all my dear friends. मैं हूं प्रशांत मावानी. आई होप यू ऑल आर इन गुड. आज 7 मई 2021 है डियर फ्रेंड्स. आज दिन है फ्राइडे. 2 दिनों के गैप के बाद आज फिर से हमारी मुलाकात हो रही है. 2 दिनों का गैप क्यों था? मैंने टेलीग्राम में आप सभी को इन्फॉर्म किया था. द रीज़न वॉज दैट मैंने वैक्सीन ली थी. राइट, कोविड-19 के लिए वैक्सीन आई वॉज इनोक्यूलेटेड. और उसकी वजह से होता यह है कि आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ जनरेट होने लगती हैं, तो आपको बुखार आना, सिर दर्द होना, ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन है. इट्स अ वेरी हेल्थी साइंस, राइट. तो यही सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई. सो आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉर्ड द लेक्चर, बट नाउ आई एम फीलिंग 95%, 99, 95% प्लस. आई एम फीलिंग नॉर्मल. तो लेट्स सी व्हाट वी हैव गॉट ऑन आवर टेबल. आज हमारे टेबल के ऊपर हैं न्यूज़ आइटम्स, फाइनेंशियल न्यूज़. क्वाड को लेकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल लिखा गया है. फिर कोविड रेस्क्यू प्लान है, ये वाला आर्टिकल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है. रिटेल सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है. बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके साथ तो शेयर करूँगा. और मराठा कोटा को लेकर एक आर्टिकल है. और लास्ट में एमसीक्यूज़ हैं. आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू लेकर आया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स के इतने सारे फीचर्स हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स, इसके अलावा डेमो वीडियोस, सारी चीज़ें आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी. तो आज ही डाउनलोड करें स्टडी आईक्यू का मोबाइल ऐप. डियर फ्रेंड्स, अगर आप आज के लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, इफ़ यू आर न्यू टू दिस सीरीज़, तो ये है मेरी टेलीग्राम की चैनल. राइट, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें, सर्च दिस चैनल, ज्वाइन कीजिए. मेरे लेक्चर्स के साथ जुड़ी हुई सारी अपडेट्स, पीडीएफ फाइल्स, अगर कोई नोटिफिकेशन है फ्रॉम माय साइड, ये सारी चीज़ें आपको एक सोर्स के ऊपर मिल जाएगी, एंड दैट इज़ टेलीग्राम चैनल. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक. आज की पहली खबर यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया कोविड-19 सिचुएशन का. रेलवेज ने 2500 मेट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंचाया है. बांग्लादेश के हेल्थ मिनिस्टर का कहना यह है कि बांग्लादेश के पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन अवेलेबल हैं. भारत ने जर्मनी को थैंक यू कहा है, क्योंकि जर्मनी ने हमारी मदद की. जर्मनी ने हमें बहुत सारे ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट सप्लाई किए. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब 8 मई को यूरोपियन काउंसिल के साथ एक स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर हमें इन्वाइट किया गया है. तो वी आर गोइंग टू टेक पार्ट इन इंडिया, लाइक यू कैन से पीएम मोदी विल पार्टिसिपेट इन दिस यूरोपियन काउंसिल मीटिंग. चाइना ने यह कहा है कि ये जो कोविड-19 वैक्सीन की पेटेंट में वेवर देने की बात है, तो उसको सपोर्ट करता है चाइना. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर साहब जो हैं, उन्होंने कल अपने काउंटर पार्ट यानी कि यूके के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं डोमिनिक राब, उनके साथ एक मीटिंग की. फिर ऑयल एंड गैस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ने श्री बद्रीनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ एक एमओयू साइन किया है. इट्स अबाउट हेल्पिंग पीपल एंड चैरिटी. यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने यह कहा है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा माइल चल के अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उसके बाहर जाते हुए कोविड रिलेटेड सपोर्ट प्रोवाइड किया है. तो दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग. दूसरी एक जो खबर है, ये अगेन इंडियन रेलवेज के साथ जुड़ी हुई है. 2511 मेट्रिक टन ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन इन 161 टैंकर्स, ये अलग अलग राज्यों तक पहुंचाया है. सेंटर मेक्स इट मैंडेटरी टू इश्यू ऑनलाइन सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी फ्रॉम नेक्स्ट मंथ. नेक्स्ट मंथ से अगर कोई डिसेबल है तो ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स जो हैं वो इश्यू करने पड़ेंगे. Agriculture Ministry formulates a special Kharif strategy for ensuring Kharif season to attain self-sufficiency in production of pulses. चाहते हैं कि जो pulses हैं, खारिफ के भी अलग pulses होते हैं और विंटर के भी, विंटर यानी कि राबी सीज़न जो हैं उसके भी pulses यानी कि जो दालें हैं ये अलग होती हैं, तो अलग अलग हैं. तो खारिफ सीज़न, जो रेनी सीज़न, मानसून सीज़न की जो दालें हैं, उसमें हम सेल्फ सफिशिएंसी को, हमें बाहर से इंपोर्ट ना करनी पड़े, उसको लेकर एक स्ट्रेटजी जो है वो फॉर्मुलेट की जाएगी.
फिर हमने ये भी देखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन दोनों प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में एक समिट हुई, एक मीटिंग हुई, और ये काफ़ी फ्रूटफुल मीटिंग हुई. Indian Army mobilizes 2 field hospitals from North East to Patna to assist Bihar government. North East राज्यों से पटना यानी कि बिहार का जो कैपिटल है वहाँ पर एक पूरी 2 फील्ड हॉस्पिटल्स को इंडियन आर्मी ने मोबिलाइज किया है. और टोटल हमारे देश में 16.48 करोड़ वैक्सीन डोजेस जो हैं वो एडमिनिस्टर किए गए हैं. ये स्पीड जो है दैट इज़ नॉट इम्प्रेसिव एट ऑल टू बी ऑनेस्ट. फाइनेंशियल न्यूज़ की बात करें तो ये जियोग्राफी के साथ जुड़ी हुई बात है, लेकिन फिर भी ये फाइनेंशियल कैटेगरी में आती है क्योंकि हमारे देश में लगभग 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो खेती बाड़ी के साथ जुड़े हुए हैं. हमारे देश में जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसमें से 60% लैंड जो हैं इसमें इरिगेशन की यानी कि सिंचाई की कोई फैसिलिटी नहीं है, तो डायरेक्टली जो बारिश आती हैं उनसे ही खेती बाड़ी होती है. तो ये जो 2 फैक्ट्स जिन लोगों को पता होते हैं उनके लिए एक अच्छी बारिश जो है दैट इज़ मोर इकोनॉमिकल न्यूज़ रादर देन जियोग्राफिकल न्यूज़. इससे पहले भी मैंने आपको ये चीज़ समझाई है, तो रेगुलर स्टूडेंट्स को कोई इसमें इश्यू डेफिनेटली नहीं होगा. अब खबर यह है, वेदर ब्यूरो का कहना यह है कि 1 जून से बारिश सीज़न की शुरुआत जो है वो हो जाएगी केरला से. जो साउथ वेस्ट मानसून है, तो लेट्स से दिस इज़ इंडिया राइट, ये श्रीलंका है, तो ये केरला है. तो बारिश की शुरुआत जो है वो यहाँ से होती है, फिर धीरे धीरे करके पूरा एरिया जो है वो कवर होता है. तो 1 जून से केरला में बारिश की शुरुआत हो जाएगी. सो दैट्स अ गुड साइन. US retailers, food, apparel companies oppose retaliatory tariffs, जो एक इक्विलाइजेशन लेवी है. अब भारत ने जो यूएसए की कुछ ऐसी, नॉट यूएसए की लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज हैं राइट, ग्लोबल कंपनीज हैं, तो उनको बताया है कि अगर आप भारत में मार्केटिंग करते हैं और आपको उससे पैसे मिलते हैं तो उसका टैक्स आपको भारत में पे करना पड़ेगा. ठीक है. अब इसको लेकर यूएसए की कंपनी, यूएसए जो है वो नाराज़ हो गया है. वो कह रहा है कि आप हमारी कंपनीज जैसे कि नेटफ्लिक्स हैं, गूगल, फेसबुक एक्सेट्रा, ये सारी कंपनीज के ऊपर आप जानबूझकर टैक्स लगा रहे हैं, तो अब हम भी आपके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगाएंगे. राइट. तो ऐसे 40 इंडियन प्रोडक्ट्स हैं जिसमें श्रिम्प्स, बासमती राइस, गोल्ड एंड सिल्वर आइटम्स, बाम्बू प्रोडक्ट्स, वुड फर्नीचर, सिगरेट पेपर्स, कल्चरल पर्ल्स, beg your pardon, cultured pearls, precious or semi-precious stones, token operated games for arcades, बहुत सारी ऐसी चीज़ है. तो इन सारी चीज़ों के ऊपर यूएसए जो है वो 25% टैरिफ लगाने वाला है, यानी कि 25% टैक्स लगाने वाला है. इसको लेकर यूएसए के जो रिटेलर्स हैं जो फूड या फिर कपड़े का बिजनेस करते हैं, तो इन्होंने यूएसए की सरकार को ये कहा है कि भाई आप ऐसा ना करें, इससे हमारा नुकसान होगा, इससे हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा, इससे हमारे सेक्टर में काम करने वाले लोगों की जॉब्स चली जाएगी, कंज्यूमर्स को नुकसान होगा, तो ये डिसीजन ना लें. ऐसा यूएसए के रिटेलर्स, फूड और एपरल कंपनीज ने कहा है. अब बात करते हैं ओपिनियन एडिटोरियल्स के बारे में. क्वाड, क्वाड जो हैं इसमें 4 देश हैं. लेट मी क्विकली टेल यू, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 4 देशों ने एक ग्रुप बनाया है. इसमें है इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया. ओके, ये 4 देश हैं, इनको कहते हैं क्वाड यानी कि 4 एनीवे, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड, क्वाड मोटरसाइकिल्स तो 4 पहिए होते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्वाड. ओके, सो डू यू नो दैट क्वाड वाज लॉन्च्ड एज ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स टू दिसंबर 2004 सुनामी. जो सुनामी आई थी 2004 में, जो भारत के भी बहुत सारे क्षेत्रों को तबाह करके चली गई, और इंडोनेशिया, थाईलैंड, अफ्रीका के बहुत सारे देश. तो ये जो सुनामी आई थी, सुनामी से प्रभावित देशों की मदद करने के लिए एक ग्रुप, एक इनफॉर्मल ग्रुप, कोई फॉर्मल ग्रुप नहीं था, एक इनफॉर्मल ग्रुप था, तो ये क्वाड बना. और फिर 2007 की बात है जब उस टाइम पर जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे साहब, वो भारत की आई थिंक यात्रा पर आए थे, और यहाँ पर उन्होंने क्वाड को फिर से पुनर्जीवित करने की बात बताई थी.
फिर समय चलता गया, क्वाड के ऊपर किसी ने इतना कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर चाइना की दादागिरी जैसे बढ़ती गई, तब ये चार देशों ने, ये जो चार देशों के नाम लिए मैंने, चारों देश डेमोक्रेटिक देश हैं, चारों देश जो हैं वो चाइना से डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित हो रहे हैं। तो फिर सोचा कि ये चार देश, अगर ये चार ताकतें मिलकर अगर काम करें तो फिर चाइना को थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। तो आज तक या फिर ज़्यादातर जो है क्वाड का फोकस जो है वो मिलिट्री या फिर सिक्योरिटी रहा है। ओके, बट अब क्वाड ने कोविड पेंडेमिक को लड़ने की भी बात बताई कि भारत मैन्युफैक्चरिंग करेगा, यूएसए जो है वो पैसे इन्वेस्ट करेगा, पैसे और टेक्नोलॉजी, जापान जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपना लॉजिस्टिक यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की जो उनकी क्षमता है। तो ये चारों देश मिलकर जो है पूरे रीजन में सभी को दवाई या फिर वैक्सीन जो है वो पहुंचा सकते हैं, ऐसी बातें भी हमने की थी। अब चारों देशों ने मिलकर ये कहा है कि ये वैक्सीन जो सपोर्ट करने की बात है, राइट, सो दैट्स द थर्ड पॉइंट ऑन योर स्क्रीन। लेकिन दिस इज नॉट गोइंग टू बी इनफ। ऑफ कोर्स सिक्योरिटी दे आर डूइंग वेरी वेल, मीटिंग्स हो रही हैं, नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, अच्छी बात है। कोविड पेंडेमिक में मिलकर काम कर रहे हैं, वेरी गुड थिंग, नथिंग रॉन्ग विथ इट एट ऑल। लेकिन इस ग्रुप के सर्वाइवल के लिए यह पर्याप्त नहीं है। क्वाड्स इकोनॉमिक इम्पेरेटिव, अगर इस ग्रुप को सर्वाइव करना है, अगर इस ग्रुप को और ज़्यादा मजबूत बनना है और ज़्यादा ताकतवर बनना है और सारे देशों को इसमें ऐड करना है, तो इस ग्रुप को इकोनॉमिकली भी सोचना पड़ेगा कि ये चार देश जो हैं वो एक दूसरे के साथ और अच्छा ट्रेड करें और ज़्यादा बिजनेस करें, अच्छे ट्रेडिंग पार्टनर बने, राइट, जो ट्रेड है उसको ट्रांसफॉर्म करें, ज़्यादा चीज़ें एक दूसरे से खरीदें। तो अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है तो ये ग्रुप तो एक्सपांड होगा ही, दूसरे जो देश हैं वो भी इस ग्रुप के साथ जॉइंट होंगे। अब देखिए यहाँ पर एक स्टडी कंडक्ट की गई थी, इस आर्टिकल में भी मेंशन किया गया है उस स्टडी का नाम। तो इस स्टडी में ये बताया है कि इफ़ क्वाड कंट्रीज वे टू साइन ए ट्रेड एग्रीमेंट वेयर बायलैटरल टैरिफ्स आर स्क्रैप्ड, India's real GDP could increase by 0.2% or $2.7 billion a year, while exports could rise by 2.5% or $5.7 billion. अगर बायलैटरल टैरिफ्स जो हैं उनको हटाया जाता है, एक प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाता है, तो भारत की जीडीपी जो है उसमें भी एक्सपांशन देखने को मिलेगा, भारत के एक्सपोर्ट्स में एक ग्रोथ देखने को मिलेगा। क्लोथिंग, टेक्सटाइल, लाइट मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे अलग अलग क्षेत्रों में हमें एक वृद्धि देखने को मिलेगी। और अगर नॉन टैरिफ बैरियर को हटाया जाता है बाय 25%, अगर 25% आप इनको कम करें, तो भारत की जो रियल जीडीपी है ये 2% या फिर $31.4 बिलियन पर ईयर, इतना एक्सपांशन आपको देखने को मिलेगा। यूएसए का भी ऐसा ही आंकड़ा देखने को मिलता है। यूएसए और भारत के रिलेशनशिप जो हैं ये क्वाड के कॉर्नरस्टोन हैं, एक मेन पिलर्स हैं। ऑफ कोर्स जापान और चार देश ही है तो चारों के चार पिलर्स ही हैं, लेकिन सबसे दो इम्पोर्टेंट जो मजबूत पिलर है वो यूएसए एंड इंडिया है। यूएसए और इंडिया जो हैं वो एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑलरेडी कोऑपरेट करने लगे हैं और ज़्यादा मजबूत होता जाएगा ये रिलेशनशिप। अब हमें चाहिए कि जितनी भी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें यूएसए और इंडिया जो है वो मिलकर काम करें ताकि एक सस्टेनेबल ग्रोथ जो है वो हम अचीव कर सकें। यूएसए की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भारत की मैन्युफैक्चरिंग की जो हमारी एक ड्राइव है, एक थर्स्ट जो है भारत को मैन्युफैक्चरिंग में जो आगे बढ़ना है, तो इसमें यूएसए की टेक्नोलॉजीज़ उनका जो एक्सपीरियंस है वो हमें काम आ सकता है और इससे दोनों देशों का ग्रोथ होगा। जापान जो है ऑलरेडी भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत सारी फैक्ट्रीज भी हैं जापान की यहाँ पर, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तो बहुत सारी जॉब्स भी यहाँ पर जनरेट हो रही है और सेम थिंग विल गो हियर एज वेल। ज़्यादा जॉब्स जनरेट होगी, बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा, राइट। भारत एक यंग देश है, भारत जो है एक डेवलपिंग देश है, तो हमारी टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता, हमारी इन्वेस्टमेंट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता जो है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। और ये सारे देश जो हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ये सारे डेवलप्ड देश हैं, इनके पास पैसे हैं, डेवलप्ड हैं, तो अब वो ऐसी मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसमें उनको एक रिटर्न मिले। अपने वहाँ पर तो एक लेवल पर पहुँच गए, उसके बाद उसको इम्प्रूव करना जो है वो एक बहुत ही पॉइंट परसेंटेज में चीज़ें इम्प्रूव होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर
स्पीड और एक बहुत सारी चीज़ें हमें करनी है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर हैं, तो हम उनको एक बहुत अच्छी मार्केट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो हैं वो एक दूसरे के ट्रेड रिलेशनशिप को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो दिस आर गुड साइंस। और ये अब देखिए, ये पूरा रीजन, ये है इंडिया, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये रहा जापान, एंड हियर यू कैन से दिस इज़ यूएसए, राइट। तो ये पूरा पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन के धीरे धीरे ये 4 देश जब मिलकर काम करेंगे, फिर होगा ये कि धीरे धीरे दूसरे देशों को भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ये भी सारे देश जो हैं ये इंडियन ओशियन के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करने वाले लिटोरल स्टेट्स हैं, इज़न्ट इट। फिर ये सारे देश देख लीजिए आप, राइट। तो ये सारे पैसिफिक ओशियन के साथ, यहाँ पर फिर साउथ अमेरिका के देश भी आ गए हैं, यहाँ पर माइक्रोनेशिया और दूसरे आइलैंड नेशंस भी आ गए। तो सभी को आप इवेंचुअली क्वाड जो है वो एक बहुत बड़ा ग्रुप बन सकता है, लेकिन उसके लिए ये चारों देशों को सबसे पहले इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन, वैक्सीन, ये सारी चीज़ों के साथ साथ इकोनॉमी को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना होगा। रेस्क्यू प्लान, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एक आर्टिकल है। यूएसए ने ये जो वेवर, टेम्पररी वेवर ऑफ पेटेंट प्रोटेक्शन, अब ये क्या है? आप जब भी कोई दवाई बनाते हैं तो उसका आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपने की, आपने पैसे इन्वेस्ट किए, अब कोई गारंटी नहीं है कि आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए आप दवाई ढूंढ पाएंगे, वैक्सीन मिलेगी ही आपको, इट्स नॉट गारंटीड। तो आपने इतना बड़ा रिस्क लिया, तो ऑफ कोर्स आपका हक बनता है कि जब आपने कोई वैक्सीन निकाली तो कुछ सालों तक आप ही उस वैक्सीन के लाइसेंस आपके पास हो, आप ही उस वैक्सीन को प्रोड्यूस कर सके, दूसरे कोई और आपके फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करके दूसरी दवाई नहीं बना सकता। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और WTO के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, राइट। तो ये काफ़ी एक लॉजिकल बात है। अब ट्रिप्स भी हैं, WTO के तहत ट्रिप्स है, इसका फुल फॉर्म आप गूगल कर लीजिएगा, राइट। मैंने इसको कई बार एक्सप्लेन किया है, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट अगेन। लेकिन बेसिकली ये है कि अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है तो उस टाइम पर ग्रुप मिलकर तय करता है कि भाई फिलहाल इमरजेंसी है, तो फिलहाल हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और ये सारी चीज़ों को थोड़ा बैक बेंच में भेज देते हैं, फिलहाल हम लोगों की जान बचाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन फिलहाल चल रही है। तो भारत, साउथ अफ्रीका जैसे डेवलपिंग देशों ने ये कहा कि भाई अभी ये जो पेटेंट है, पेटेंट प्रोटेक्शन कोविड वैक्सीन की, इसको एक टेम्पररी वेवर दे दीजिए। फिलहाल सभी हमारी जो भी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, फिलहाल SII और भारत बायोटेक, ये 2 कंपनी से ही मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। जस्ट इमेजिन कि ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड का जो लाइसेंस है वो बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को दिया जाए कि भाई आप प्रोड्यूस कीजिए, इसको बनाइए दवाई और वैक्सीन बनाइए और हर जगह पहुंचाइए। तो थोड़े ही टाइम में हम पूरे देश को वैक्सीनेट कर पाएंगे और दूसरे देशों के लिए भी बना पाएंगे। उसके बाद हाँ, फिर बैक टू नॉर्मल, फिर लाइसेंस के ऊपर फिर एक रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो ये एक अपील है भारत और साउथ अफ्रीका जैसे देशों की, तो यूएसए ने कहा कि वो इसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। वैसे इससे पहले की हमारी डिस्कशन में मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न देशों ने या फिर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा स्टॉक जो है वो प्री बुक करवा दिया था। भारत की जो सेकंड वेव है ये काफ़ी डेडली साबित हुई, कितने सारे परिवार जो हैं वो बिखर गए, मीन्स हर जगह पर सुनते हैं कि कोई ना कोई जो है वो चला गया इस कोविड की वजह से। तो दिस इज़ द राइट टाइम, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो जाए, कंपलसरी लाइसेंसिंग को थोड़ा हम पीछे धकेल दें और पहले हम सबसे ज़्यादा जो लोगों की जान बचाने की बात है उसको सबसे पहले हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। अर्जेंट एंड लिबरल एक्शंस ऑन दिस इश्यूज आर क्रिटिकल टू स्केलिंग अप ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। पूरी दुनिया की कैपेसिटी अगर इंक्रीज़ करनी है तो हर एक देश की जो भी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के हिसाब से उनको वैक्सीनेशन जो है वो प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। अभी कल इज़न्ट इट, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आया है हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने ये वार्निंग दी है कि थर्ड वेव जो है इट्स इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब ये है कि थर्ड वेव कोरोना की आने ही वाली है, आप कुछ भी करें, इट इज़ गोइंग टू कम एंड हिट इंडिया। तो सबसे बेस्ट है मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन तब पॉसिबल हो पाएगा जब हम या लाइसेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है या फिर बहुत सारे पॉइंट्स हैं भारत के लिए वो ये है
कि बहुत सारे जो यंग लोग हैं, राइट, उनको काफ़ी सीवियर डिजीज हो रहा है। पॉइंट नंबर 1, लेट मी राइट इट डाउन हियर। एक दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों को री इन्फेक्शन भी हो रहा है। तीसरी चीज़, जो लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है, 2 डोजेस ले लिए हैं, उनको भी कई जगह पर, आई एम नॉट सेइंग हर जगह पर, लेकिन कई जगहों पर कई केसेस ऐसे सामने आए हैं कि उनको भी इन्फेक्शन हुआ है। वैसे बहुत सारे दवाई बनाने, बहुत सारे आर्टिकल्स में ये कहा है कि भाई इन्फेक्शन होना इट्स ओके, सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगा, यू नो। और कई लोग ऐसे हैं कि जो लॉकडाउन के सारे नियमों का पालन करते हैं, उनको भी कोविड आ रहा है। तो क्या हवा में से फैल रहा है ये? फिर मैं यहाँ पर आपको डरा नहीं रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू 5 पॉइंट्स हियर। और RT-PCR कई बार नेगेटिव होती है, लेकिन व्यक्ति को कोविड होता है। तो ये 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमें और ज़्यादा साइंटिफिक स्टडी की आवश्यकता है, यू नो। तो ये 5 चीज़ों के ऊपर हमें और ज़्यादा जोर देना चाहिए। नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, स्ट्रेन्स आ रहे हैं, तो ये कैसे हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों को और ज़्यादा अच्छी तरीके से स्टडी करने की आवश्यकता है, क्योंकि जितना हम अच्छे से इस वायरस को स्टडी करेंगे, उतना अच्छा हम इसके साथ डील कर पाएंगे। मूविंग ऑन, पजलिंग निगलेक्ट, दिस वन इज़ अगेन फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बहुत सारी जगहों पर शटडाउन्स हो रहे हैं दुनिया के अलग अलग देशों में, और हमारे देश में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में। लेकिन रिटेल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे जीवन में। रिटेल इंडस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अब देखिए, हमारे देश में रिटेल इंडस्ट्री की साइज़ है $854 बिलियन। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। मैं चाहता हूँ कि इसकी PDF को भूले बिना आप डाउनलोड करें, और ये जो फैक्ट्स हैं उनको एटलीस्ट 3 बार रिवाइज करें, राइट। ये इम्पोर्टेंट है। देर आर अराउंड 1.5 मिलियन स्टोर। रिटेल स्टोर हमारे देश में कितने हैं? 1.5 मिलियन। यहाँ पर सभी रिटेल्स आ गए, राइट। मोस्ट ऑफ द सारे रिटेल्स यहाँ पर आ गए। 15 लाख रिटेल स्टोर्स हैं हमारे देश में, और टोटल 46 मिलियन लोगों को जॉब्स, डायरेक्ट जॉब्स प्रोवाइड करता है ये इतने रिटेल स्टोर्स। और इसकी वजह से 250 मिलियन, 46 मिलियन लोग काम करते हैं, और उनके परिवार के लोगों को ऐड कर दे तो 250 मिलियन लोगों का जीवन जो है वो रिटेल स्टोर की वजह से चलता है। खेती बाड़ी के बाद सबसे ज़्यादा जॉब्स अगर कोई प्रोवाइड करने वाला सेक्टर है हमारे देश में, तो दैट इज़ रिटेल सेक्टर, राइट। और सबसे इंक्लूसिव भी है। आपको यहाँ पर हर एज के लोग, हर रिलीजन के लोग, अलग अलग स्किल लेवल के लोग, एजुकेशन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सभी कास्ट, सभी रिलीजन, हर अलग अलग क्षेत्र के लोग जो हैं वो किसी ना किसी रिटेल सेक्टर में काम करते हैं। तो रिटेल सेक्टर सबसे इंक्लूसिव भी है। हमारी GDP में 10% जितना कंट्रीब्यूशन जो है वो रिटेल सेक्टर का है। लेकिन फिर भी जब भी लॉकडाउन अनाउंस किया जाता है, लास्ट ईयर जब लॉकडाउन अनाउंस किया गया, तो हमें पता है कि खाने पीने की, आपका जो दूध सप्लाई करने वाले लोग हैं, जो किराने की दुकानें हैं, राइट, इनको कभी भी किसी भी प्रकार का जो रेस्टोरेंट्स थे, जो टेक अवेज बनाते थे, इनको कोई कॉम्पनसेशन जो है, रिलीफ पैकेज जो है वो नहीं मिला है। भले ही ये इंडस्ट्री कितने सारे लाखों लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करने का काम करते, लेकिन इस रिटेल सेक्टर को किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं दिया गया। मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, राइट। मैं नाम नहीं लूँगा उस कंपनी का, लेकिन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट राजकोट सिटी, गुजरात। ओके, राजकोट इज़ फेमस फॉर गांधी बापू, तो आपको पता ही होगा कि इट इज़ इन गुजरात। बट एनीवे, नाउ द थिंग इज़ कि राजकोट सिटी में एक बहुत बड़ा मॉल है, और उस बहुत बड़े मॉल में एक बहुत बड़ा एक रिटेल स्टोर है, एक रिटेल चेन कंपनी है, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलती है, एक सुपर स्टोर टाइप है, राइट। अब हुआ ये है कि गवर्नमेंट ने मॉल्स को बंद कर दिए हैं, और मॉल्स बंद हो गए हैं। इसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर स्टोर है, सुपर स्टोर है, वो भी बंद हो गया है। अब ये एक इतना बड़ा रिटेल स्टोर है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल डेज में ख़रीदने के लिए जाते हैं। अब
क्योंकि ये मॉल बंद कर दिया गया है तो अब ये मॉल के लोग जो मीन्स मॉल की कंपनी जो है वो डिलीवरी भी, जो होम डिलीवरी है वो भी नहीं कर सकती। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है हमेशा और जनरली, कि जब भी उनको कोई रिजल्ट दिखाना है कि उन्होंने कोई एक्शन ली, वो सबसे पहले मॉल्स और ऑर्गेनाइज्ड मार्केट को बंद करवा देते हैं। लेकिन रिलीजियस गैदरिंग्स, पॉलिटिकल गैदरिंग्स, ये सारी चीज़ों को बंद नहीं करवा पाते। जो ऑर्गेनाइज्ड हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, उनको आप सबसे पहले बंद करवा देते हैं। जो लोग आपका मानने के लिए तैयार नहीं हैं, या फिर पावरफुल हैं, या फिर कनेक्शन वाले हैं, कोई ऐसे ग्रुप्स, तो उनके ऊपर इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं किया जाता, या फिर उसके ऊपर इतनी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलती है। जस्ट इमेजिन कि ऐसे डिसीजंस की वजह से कितने सारे लोगों के लाइवलीहुड और कितने सारे लोग रिस्क में आ जाते हैं। दूसरी चीज़, आप सामान खरीदने के लिए हर रोज़ आपको घर के बाहर निकलना पड़ता है। अगर आप बड़े स्टोर से एक साथ चीज़ों को ऑर्डर कर दें तो आप, लेट्स से, आई एम नॉट सेइंग कि हर एक परिवार ऐसा नहीं है कि वो पूरे महीने का सामान अफोर्ड कर पाए, तो वो 5 दिन का, 3 दिन का जो भी है वो सामान ऑर्डर कर सकते हैं कि ऑनलाइन उनको घर तक मिल जाए। ये बड़े स्टोर की बात कर रहा हूँ। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको छोटी छोटी दुकानों में जाकर हर रोज़ कुछ ना कुछ सामान लेने के लिए जाना पड़ता है, या फिर आप वहाँ से भी, क्योंकि दुकानें की सिचुएशन ये है कि वो लोग जो हैं दुकान वाले वो भी अब डर चुके हैं। बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे थे लोगों के। तो रिटेलर्स जो हैं, जिन्होंने लॉकडाउन के टाइम पर हमारे देश के लोगों को खाने पीने की और जो जीने की जो इम्पोर्टेंट आइटम्स है, राइट, नेसेसरी आइटम्स प्रोवाइड किया, उनको हमने कोरोना वॉरियर्स की कैटेगरी में ऐड नहीं किया। उनको हमें वैक्सीनेशन में कोई प्रायोरिटी नहीं दी। और यही जो लोग हैं रिटेलर्स, ये सबसे ज़्यादा रेंट भी पे करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के सबसे ज़्यादा चार्जेस पे, लाइसेंस फ़ी पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में भी इनका कितना कंट्रीब्यूशन है कि सारा सामान जो बेचते हैं तो उसके ऊपर जो जीएसटी है वो सारी चीज़ें कलेक्ट करके गवर्नमेंट तक पहुंचाना। और हमने इनको, यानी कि सरकार ने इनको कहीं ना कहीं भूल ही गई है सरकार इनको। कोटा अनकोटा, 5 जज वाली एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SEBC एक्ट 2018 को क्वॉश कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। मराठा रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है और कहा है कि ये जो एक इंदिरा स्वैनी जजमेंट है 1992 का, एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। और इसमें यह कहा था कि आप कोटा रिजर्वेशन दे, लेकिन रिजर्वेशन जो है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब 50% से ज़्यादा आप रिजर्वेशन देने लगेंगे तो फिर होगा ये कि फिर रिजर्वेशन ही रिजर्वेशन हो जाएगा। और जब रिजर्वेशन की शुरुआत हुई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसने कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन इसलिए दिया गया, जो हिस्टोरिकली इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं तो उनको एक सपोर्ट देने के लिए रिजर्वेशन सिस्टम की शुरुआत हुई। देन यू नो इट वेरी वेल आफ्टर दैट क्या हुआ, राइट। बहुत सारी कम्युनिटीज़, बहुत सारे लोगों को आज भी रिजर्वेशन की डेफिनेटली ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को नहीं है, देन इज़ वेल दे आर यूजिंग इट। तो अब लोगों को इसको समझना होगा, राइट। और इसमें जो भी बदलाव की आवश्यकता है, वो बदलाव की आवश्यकता मीन्स बदलाव जो है वो हमें करने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि ज़्यादातर इश्यूज़ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स चाहिए। गवर्नमेंट जॉब्स क्यों चाहिए? क्योंकि ये सिक्योर हैं। इसमें तो गवर्नमेंट जॉब्स को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। कई सारी ऐसी जॉब्स है, गवर्नमेंट की जॉब्स, जिसमें 20,000 30,000 की सैलरी मिलती है। आप कुछ काम करें ना करें, यू विल गेट द सैलरी। तो ये तो देश का नुकसान हो रहा है। तो ऐसी जॉब्स हटाइए। अगर लोग काम नहीं कर रहे हैं तो फिर उनको निकाला जा सकता है, जैसे प्राइवेट कंपनीज में निकाला जा सकता है। वैसे आप अगर ऐसी सिचुएशन, हायर एंड फायर की सिचुएशन कर दें तो लोग गवर्नमेंट जॉब्स में जाएंगे ही नहीं। आई कैन गारंटी यू दिस थिंग, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में प्राइवेट जॉब्स के कंपैरिजन में सैलरी कम होती है। ये तो एक परमानेंट जॉब मिल जाती है कि आप काम करें ना करें। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, आपको कोई निकाल नहीं पाएगा कुछ सालों के बाद। 2 साल 3 साल 5 साल का जो भी प्रोबेशन है वो आपने संभाल लिया, उसके बाद आपको कोई नहीं निकाल पाएगा। आपके ट्रांसफर्स किए जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो कुछ नहीं करते हैं, दे जस्ट टेक सैलरी। बस उनको अपनी लाइफ जो है वो ऐसे ही आराम से बितानी है। दे डोंट
केयर अबाउट एनीथिंग। तो ऐसे लोग सर्वाइव कर लेते हैं क्योंकि ये एक विचारधारा ही है ना आपकी, इन द सेंस हमारी एक विचारधारा है हमारे देश के लोगों की कि वी वांट टू स्पेंड टाइम डूइंग नथिंग। तो ऐसी जो भी जॉब्स, आई एम नॉट सेइंग कि सारी गवर्नमेंट जॉब्स ऐसी हैं, डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। वे सारी जॉब्स जहाँ पर ऐसे ही लोग बैठे हुए हैं, ऐसी जॉब्स को हटा दीजिए। इट्स बेटर कि वहाँ पर कंप्यूटर या फिर रोबोट्स को बिठाकर हम काम करवा लें, इट वुड बी मच चीपर। उन्हीं पैसों को, जो पैसे बचाए हैं उन पैसों से हम दूसरे डेवलपमेंट के काम करेंगे तो और ज़्यादा जॉब्स जनरेट होगी। तो जब जॉब्स और एजुकेशन की सीट्स ये एम्पल अमाउंट में अवेलेबल होगी तो फिर ये रिजर्वेशन का जो चार्म है वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये इसका एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। अब आप खुद सोचिए इसके बारे में, राइट। तो एनीवे सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इसको रिजेक्ट कर दिया है, और एक कमीशन था जस्टिस गायकवाड़ कमीशन, तो इसकी आर्ग्यूमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। कहा है कि भाई आपने जो फाइंड किया है वो दैट इज़ नॉट, वो पर्याप्त नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो एक बात बताई है कि 5 जजेस जो हैं उसमें से आई थिंक 3 जजेस ने ये कहा है कि प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कौन बैकवर्ड क्लास में की कैटेगरी में आएगा, तो इट्स ओके, लेकिन इसमें राज्यों का जो एक पार्टिसिपेशन है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये एक पॉइंट सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड टुडे। लास्ट लेक्चर में जो प्रश्न पूछे थे उनके आंसर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। आज के 3 प्रश्न भी आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। आप पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इनको देख लीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।